मेरे अजीज साथियों नमस्कार। आज हम लोग समझते हैं जीव विज्ञान में ही प्रोकैरियोटिक क्या है और यूकैरियोटिक क्या है, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होते हैं। इस शायद जीव विज्ञान का चौथा या पांचवा वीडियो, कितना वीडियो होगा मतलब हटाइए ना गुरु, क्या उससे मतलब है, चौथा है, पढ़ने से मतलब रखिए, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है और प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है, कोशिका का ही चौथा कड़ी में यानी कि चौथा वीडियो में हम लोग समझेंगे, ठीक है। अब समझिए प्रोकैरियोटिक क्या होता है और यूकैरियोटिक क्या होता है। देखिए जितना भी इंग्लिश वर्ड होता है ना, ये तीनों से आप देखते होंगे, कोई भी इंग्लिश वर्ड ग्रीक से निकलता है या नहीं तो ब्रिटिश से निकलता है, ब्रिटिश इंग्लिश या नहीं तो अमेरिकन इंग्लिश। तो ये जो प्रोकैरियोटिक जो है, प्रोकैरियोटिक ग्रीक भाषा का शब्द है। प्रो मतलब होता है, अब उसका अपना होता होगा भैया, प्रो मतलब पहले होता है। जैसे हम लोग हिंदी में शराब को क्या बोलते हैं, हम लोग हिंदी में शराब बोलते हैं, इंग्लिश में वाइन बोलते हैं। उसी तरह संथाल जनजाति में शराब को जो है फोचका यानी तो हड़िया बोला जाता है, फोचका यानी तो हड़िया, ठीक है। तो उसी तरह ग्रीक भाषा में भी बोला जाता होगा। तो ग्रीक भाषा में प्रो मतलब होता है पहले, और कैरियोटिक जो है, कैरियोटिक देखिए, कैरियोटिक मतलब होता है केंद्रक। कैरियोटिक शब्द जो है ये विशेषण है। कैरियोटिक शब्द जो है कैरियन से बना है, या लिखे हुए हैं कैरियन से। कैरियन का मतलब होता है केंद्रक, यानी कि समझिएगा कि कैरियोटिक मतलब होता है केंद्रक, इतना समझिएगा। समझ रहे या नहीं समझ रहे। तो प्रोकैरियोटिक क्या होता है और यूकैरियोटिक क्या होता है। तो प्रोकैरियोटिक को पहले हम समझ लेंगे तो यूकैरियोटिक को समझ लेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है। इसके बाद हम इस दोनों के बीच में डिफरेंस को समझ लेंगे, आखिर प्रोकैरियोटिक में क्या अंतर है और यूकैरियोटिक में क्या अंतर है। तो पहले हम समझते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक दो शब्द से मिलकर बनाता है। प्रो मतलब पहले, कैरियन मतलब केंद्रक। यानी कि प्रोकैरियोटिक का अर्थ होता है केंद्रक से पहले, यानी कि एक ऐसा जीव जो जिसमें केंद्रक ने आया था, केंद्रक से पहले। मतलब कोई चीज बोला कि केंद्रक से पहले, मरने से पहले, तो यानी कि वो मरा नहीं था, जीवित था, है कि नहीं। यानी कि वो मरा नहीं था तब ना बोले मरने से पहले। तो उसी तरह केंद्रक से पहले, यानी कि प्रोकैरियोटिक जीव में केंद्रक नहीं होता भैया। प्रोकैरियोटिक जीव में केंद्रक क्या होता है, नहीं होता है। और ऐसे हम इसका परिभाषा लिखते हैं कि ऐसी कोशिकाएं जिनमें स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है उसे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। का लातिन है यहाँ कहते हैं, सूट करेगा बढ़िया से। उसे हम लोग कौन सा कोशिकाएं कहेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहेंगे, ठीक है। प्रोकैरियोटिक को इंग्लिश में भी लिख दें भैया, इसमें कोई वाद विवाद होना ही नहीं चाहिए। अब देखिए कोई भी चीज अगर कोशिका है, ये अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो इसमें केंद्रक नहीं, यानी कि शुरुआती अवस्था में, क्या शुरुआती अवस्था में बच्चा जो है बोल पाता है भैया। तो वही सोचिए कि अभी प्रोकैरियोटिक कोशिका अभी बच्चा है, और यूकैरियोटिक क्या है, बूढ़ हो गया है। क्या हो गया, बूढ़ा हो गया है। तो ऐसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक का अभाव होता है, यानी कि हमने क्या बोला, केंद्रक से पहले। प्रोकैरियोटिक मतलब हो ही रहा है केंद्रक से पहले, यानी कि एकदम केंद्रक नहीं होगा तभी ना होगा प्रोकैरियोटिक भैया। ये कौन सी कोशिका होती है, आरंभिक कोशिका। इसमें केंद्रक नहीं है तो आरंभिक, इसमें क्या होगा, एकदम सजले धजले आएगा। यूकैरियोटिक में सब केंद्रक होगा, इसको डाउन में लोड करेगा केंद्रक उंद्रक सब। यह अविकसित होता है, ये विकसित नहीं होता है, ये अविकसित होता है, मतलब इसमें विकास नहीं होगा। जिस तरह छोटा बच्चा है उसमें क्या विकसित होता है, उसको कहीं भी, इसमें क्या हड्डी उड्डी विकसित होता है, उसका हड्डी इतना लचीला होता है, उठा दीजिए गिर गया। तो उसी तरह ये अविकसित कोशिकाएं, ये अविकसित है, अभी इसका विकास नहीं हुआ है, और इसे नंगी आंख से नहीं देख सकते। नंगी आंख मतलब कपड़ा से ढक कर नहीं, कपड़ा का अर्थ नहीं मंगी, नंगी आंख मतलब माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं इसको, ठीक है। नंगी आंख से नहीं देख सकते, मतलब नंगी आंख ऐसे बिना माइक्रोस्कोप देख नहीं सकते। इस तरह खुला आंख में, यानी कि नंगा आंख है तो उसको नहीं देख सकते हैं। समझ रहे। नील हरित शैवाल और विषाणु, विषाणु मतलब वायरस, कोरोना वायरस, सबको कोरोना मार दिया। वायरस ये कौन सी कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है, ठीक है। तो इस सब का एग्जांपल था। नील हरित शैवाल क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान रखिए ना, नील हरित शैवाल क्या होता है। हम पूरा शैवाल के ही बारे में चर्चा करेंगे, कवक क्या होता है, शैवाल क्या होता है, फिर विषाणु क्या होते हैं, इस सब के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा देर रखिएगा, थोड़ा सा देर रखिए ना भैया, हम सब आपको लिख यहाँ अगर विषाणु अगर पढ़ाने लगे तो फिर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक से ध्यान ही हट जाएगा। तो हम लोग विषाणु के चैप्टर में विषाणु को समझेंगे, इसके बाद शायद विषाणु नहीं, थोड़ा सा लेट होगा, बोटनी के चैप्टर में हम विषाणु को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो नील हरित शैवाल और विषाणु किसका
किसका एग्जाम्पल है? प्रोकैरियोटिक का। अब हम लोग समझते हैं यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक यानी कि यूकैरियोटिक क्या होता है? तो ये भी दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है, यूकैरियोटिक। इसको वेल डेवलप्ड कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि ये सुविकसित केंद्रिका, ये विकसित केंद्रिका है, ये विकसित केंद्रक नहीं है, इसमें केंद्रक था ही नहीं और इसमें केंद्रक है। वेल डेवलप्ड मतलब इसमें विकसित केंद्रक है। कैरियन मतलब केंद्रक होता है, अर्थात यूकैरियोटिक का अर्थ होता है सुविकसित। मतलब सुविकसित लग जाए ना तो सुविकसित मतलब ही होता है विकसित। समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसी कोशिका, अब हम इसका परिभाषा देखते हैं। ऐसी कोशिकाएं जिनमें पूर्ण विकसित केंद्रक तथा झिल्ली युक्त कोशिकांग। कोशिकांग मतलब क्या आता है? कोशिका जोड़ अंग इक्वल टू कोशिकांग। कोशिका जोड़ अंग इक्वल टू, हम बोल सकते हैं ये कोशिकांग। शॉर्टकट में यही बोलते हैं कोशिकांग को। समझ रहे हैं? तो उसी तरह यूकैरियोटिक का अर्थ होता है ऐसी कोशिकाएं जिनमें पूर्ण विकसित केंद्रक हो, जिसमें केंद्रक कैसा? पूर्ण विकसित हो, झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं, उसे यूकैरियोटिक कहते हैं। ये पूरी तरह विकसित होता है। जैसे पेड़ पौधे और मानव कौन से कोशिकाएं पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाएं। मानव क्या है? विकसित कोशिकाएं से बना है। समझ रहे? तो मानव अगर विकसित, अगर मानव प्रोकैरियोटिक से बना रहता है, मानव अगर प्रोकैरियोटिक से बना होता है तो मानव ऐसे हड़ुंग हड़ुंग हाड़ुंग भाड़ुंग चलता है। समझे कि नहीं? एकदम पता ही नहीं चलता, बुतरू जैसा, बच्चा जैसा एकदम कैसे चलता। तो उसी तरह भगवान ने इसको डाउनलोड किया आदमी को कैसा? पेड़ पौधे, जानवर, और जानवर का ही दूसरा रूप है आदमी। जानवर, जंतु विज्ञान, जिसमें जानवर और आदमी के बारे में अध्ययन करते हैं उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं उसे वनस्पति। हमने शुरू वीडियो में ही इसका चर्चा कर दिया है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में हम लोग छोटा सा इसका विवरण देखें तो यूकैरियोटिक का कौन सा एग्जाम्पल था? तो पेड़ पौधे और मानव और जानवर। मानव बोल दिए तो देखिए मानव क्या होता है? मानव थोड़ा सा विकसित हो गया तो उसको मानव, थोड़ा सा कम विकसित हुआ तो जानवर है। इसलिए तो हम लोग कहते हैं कि मतलब थोड़ा सा कम दिमाग, थोड़ा मंदबुद्धि टाइप जैसा आदमी कहते हैं कि जानवर जैसा क्या करता है। तो एक क्या बात हुआ, जानवर और मानव में कोई डिफरेंस नहीं। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब देखिए हम लोग समझते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है। आज हम लोग जो क्लास किए ये पूरा केंद्रित था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पर डिफरेंस, यानी कि प्रोकैरियोटिक में क्या होता है और यूकैरियोटिक में क्या होता है। प्रोकैरियोटिक को हम लोगों ने पढ़ा कि पहले इसमें केंद्रक उपस्थित नहीं होगा। तो केंद्रक में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? आप पिछला क्लास याद कीजिए भैया। केंद्रक में हम लोग पढ़े थे कि केंद्रक झिल्ली होता है, केंद्रिका होता है और कई सारा चीज पढ़े। उसमें केंद्रक द्रव पढ़े थे। समझ रहे हैं? तो उसी तरह जब केंद्रक नहीं होगा तो इसमें केंद्रक झिल्ली होगा और केंद्रिका होगा। तो इसमें सीधी सी बात याद रखना कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली, जब केंद्रक होता ही नहीं है इसमें केंद्रक क्या होता है? यानी कि प्रोकैरियोटिक मतलब एकदम दिमाग में रखना है कि इसमें केंद्रक, इसमें जो है केंद्रक नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक में ये एकदम बिल्कुल याद रखना है कि इसमें केंद्रक जो है नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है। ठीक है? तो अब इसमें ये क्या है? प्रोकैरियोटिक क्या है? प्रारंभिक कोशिका है। ये क्या है? विकसित कोशिका है। ये प्रारंभिक है तो ये विकसित कोशिका है। ये अविकसित केंद्रक है। इसमें केंद्रक कैसा होता है भैया? अविकसित होता, कोई केंद्रक होता ही नहीं है। और इसमें क्या होता है? पूर्ण विकसित केंद्रक होता है। आदमी में कौन सा केंद्रक है? पूर्ण विकसित केंद्रक है। इसमें केंद्रक झिल्ली, जब केंद्रक नहीं होता तो केंद्रक के ही तो अंदर केंद्रक झिल्ली होता है, केंद्रिका होता है, केंद्रक द्रव होता है। तो जब केंद्रक के नहीं है तो यहाँ क्या रहेगा? खाक रहेगा केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका। तो इसमें दिमाग रखना है। तो इसमें केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित रहता है, इसमें उपस्थित रहता है, इसमें होता है यूकैरियोटिक में। रिक्तिकाएं अनुपस्थित होती है। रिक्तिकाएं मतलब क्या? रिक्तिकाएं हम आपको बताए थे रिक्तिकाएं क्या था। रिक्तिकाएं रसधानी बताए थे। इसमें ये क्या करता है? पानी को इकट्ठा करके रखता है। रिक्तिका पिछला क्लास याद रखिए, पिछला क्लास अगर रिवीजन कीजिएगा ना तभी ये वाला समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। पहले यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक बताते हैं तो कुछ नहीं समझ में आता, इसलिए पिछला क्लास रिवीजन कीजिएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसमें राइबोसोम 70S राइबोसोम होता है। राइबोसोम क्या करता है भैया? प्रोटीन का निर्माण करता है। हमने आपको बताया था कि 70S और 80S दो प्रकार का राइबोसोम होता है। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बारे में बताए थे। इसमें 70S राइबोसोम पाते हैं, इसमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। कोशिका भित्ति पतली होती है। ये कोशिका भित्ति का क्या
क्या काम होता है? कोशिका भित्ति जो है, कोशिका भित्ति केवल किस में होते हैं? पादप में, पेड़ पौधे में होता है, और इसका काम ही है सुरक्षा करना। तो कोशिका भित्ति एक और पातला होता है और एक और मोटा होता है, ठीक है। इसमें पातला होता है और इसमें मोटा होता है, और इसमें केवल एक गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि यूकेरियोटिक जो कोशिका है इसमें कई गुणसूत्र, एक से अधिक गुणसूत्र, जैसे आदमी क्या है? यूकेरियोटिक है, तो इसमें 46 गुणसूत्र पाए, एक से अधिक गुणसूत्र पाए गए, ठीक है। और श्वसन तंत्र, जो सांस लेता था ना, प्रोकैरियोटिक जो जीव सांस लेता था, वो प्लाज्मा झिल्ली में सांस लेता था, प्लाज्मा झिल्ली से सांस लेता था, और ये माइटोकॉन्ड्रिया से सांस लेता है। इसलिए तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते थे। हम याद कीजिए, हमने पढ़ाया था माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस कहा जाता है, ऊर्जागृह, ये सब हम बताए थे आपको पिछला क्लास में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसका श्वसन तंत्र कहाँ? तो यूकेरियोटिक जीवों का श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये समझ रहे हैं? आठों समझ गए। तो सबसे पहले रिवीजन के, प्रारंभिक कोशिकाएं, ये विकसित कोशिकाएं, ये अविकसित केंद्रक, ये विकसित केंद्रक, इसमें केंद्रिक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका अनुपस्थित इसमें होता है। इसमें रिक्तिकाएं नहीं होता है, इसमें रिक्तिकाएं होता है। इसमें गुणसूत्र एक पाए जाते हैं, इसमें एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें राइबोसोम 70S, इसमें 80S राइबोसोम पाए जाते हैं। इसमें श्वसन तंत्र प्लाज्मा झिल्ली में होता है, जबकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब देख पा रहे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लिखे हैं हम। अब जो लास्ट वाला है, ये है इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन। समसूत्री विभाजन को इंग्लिश में मेटोसिस कहा जाता है। इसके बारे में हम लोग समझ रहे हैं। फिर समसूत्री विभाजन भी कई फेज में बढ़ते हैं। क्या होता है विभाजन भैया, इसका हम चर्चा करेंगे अगला वीडियो में। अगला वीडियो केवल विभाजन के ही, कोशिका का विभाजन कैसे होता है, कोशिका चक्र क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। देखिए समसूत्री विभाजन भी, समसूत्री विभाजन के भी कई फेज, 5 फेज होते हैं। इंट्रोफेजेज, मेटोफेजेज, प्रोफेजेज, कई इसमें 5 फेजेज होते हैं। काहे अभी पढ़ेंगे, टेरोफेजेज सारे होते हैं। तो हम लोग सारे विभाजन के चैप्टर में पढ़ेंगे। कोशिका विभाजन या कोशिका चक्र के जो अगला जो वीडियो इसी पर रहेगा। अगला वीडियो जो है इसी पर रहने वाला है, कोशिका विभाजन कैसे। इसके बाद कोशिका पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये वीडियो कथित उतना खाली इसमें एक ही चीज पर केंद्रित रखें, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पर। ये समसूत्री विभाजन क्या होता है, हम लोग इसको पहले समझ लें। समसूत्री विभाजन जो है हमारे शरीर में होता है। आदमी के शरीर में कौन सा समसूत्री विभाजन होता है? ठेठ भाषा में समझिए, हमारा शरीर का अगर टूट फूट जाए, कोशिका अगर डैमेज हो जाए, तो वहां कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री। अब इसका समसूत्री कोशिका विभाजन जो है, इसमें प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। यानी कि अगर मान लीजिए इसमें विभाजन होगा, अगर शरीर टूट फूट भी जाएगा, तो इसमें क्या बचने का चांस होता है? जब विभाजन नहीं होगा तो क्या खाक बचेगा इसमें आदमी? अगर प्रोकैरियोटिक जीव होगा तो हमारे शरीर में अगर टूट फूट जाए, अगर कहीं मान लीजिए यहाँ काट देंगे, लड़की सब नस काटती है, तो नस काटते, प्यार में तोहरा पिटाइल बानी, घर से नखे मिले बाबूजी के डर से। तो अगर मान लीजिए नस काट ली, तो अगर मान लीजिए प्रोकैरियोटिक रही लड़की, तो क्या होगा? समसूत्री कोशिका विभाजन नहीं होगा, तो नहीं होगा, टिंगर जाएगी। तो और जिसमें यूकैरियोटिक विभाजन होता है, यूकैरियोटिक विभाजन में क्या होता है? यूकैरियोटिक विभाजन होगा तभी ना हमारा शरीर का टूटी फूटी जो कोशिका है, उसको डैमेज कोशिका को क्या करता है? ठीक कर देता है। कौन? समसूत्री विभाजन। समझ रहे हैं? सबसे ज्यादा समसूत्री विभाजन कहाँ होता है? लीवर में। सबसे ज्यादा समसूत्री विभाजन लीवर में। माथा में समसूत्री विभाजन नहीं होता, इसलिए तो गाड़ी चलाने के वक्त पुलिस बोलता है हेलमेट पहनिए, अगर नहीं पहनिएगा तो पिछवाड़ा मारकर इतना हेलमेट जैसा बना देता है। समझ रहे हैं? तो इसलिए समसूत्री विभाजन बोलता है कि हेलमेट पहनिए, अपने माथा की रक्षा स्वयं कीजिए। समझे कि नहीं? चूंकि आप यहाँ पढ़ लिए कि समसूत्री विभाजन कहाँ कहाँ होता है, तो हम लोग क्या है? यूकैरियोटिक जीव है। हम लोग यूकैरियोटिक हैं, तो उसमें समसूत्री विभाजन होता है। और माथा ही एक ऐसा, यहाँ ब्रेन ही एक ऐसा चीज है जहाँ समसूत्री विभाजन नहीं होता। लीवर में सबसे ज्यादा विभाजन होता है, इसलिए किसको घोंप दीजिए लीवर में तो ऊपर भी बच जाता है। समझ रहे? और इसमें प्रोकैरियोटिक में जो जीव रहता है उसमें समसूत्री विभाजन नहीं होता है, जबकि इसमें यूकैरियोटिक जीव में समसूत्री विभाजन। अभी सिंपल भाषा में समझिए कि समसूत्री मतलब होता है कि हमारे जो शरीर की जो टूटी फूटी कोशिकाएं या डैमेज कोशिकाएं हैं, उसको ठीक करना समसूत्री विभाजन हो जाता है। मतलब वो कोशिकाएं धीरे धीरे विभाजित करके वो ठीक कर लेता है, उसी को समसूत्री विभाजन कहते हैं। ठीक है? अब इन दोनों में क्या क्या पाया जाएगा? वो तो भैया दोनों में झिल्ली पाया जाता है। झिल्ली का क्या काम था? कोशिका झिल्ली का तो हमने बताया था कि कोशिका झिल्ली पदार्थों को नियंत्रण करता है, इसी कारण इसको अर्धपारगम चयनात्मक अर्धपारगम्यता कहते हैं। भित्ति क्या करता है? मजबूती देता है
कोशिका के मजबूती देता है। सिलिया फ्लैजिला क्या करता है भैया? सिलिया फ्लैजिला क्या करता है? तो सिलिया फ्लैजिला गति देता है। सिलिया फ्लैजिला क्या करता है? गति देता है, डीएनए अनुवांशिक गुणों को ले जाता है। जीव द्रव क्या करता है? हड़ंग बड़ंग करके बचाता है कोशिका को इधर। ये पानी है, एक पानी की तरह रहता है। हम आपको बताए थे जीव द्रव में सेंट्रोसोम ये सब बताए थे, समझे? तो इसको समझेगा जीव द्रव। अब देखिए समसूत्री विभाजन कहाँ होता है? तो अगर आदमी रहे तो समसूत्री विभाजन जो करता है तारक काय करता है। तारक काय समसूत्री विभाजन तारक काय करता है। समसूत्री विभाजन अगर आदमी रहे तो उसमें कौन करता है? तारक काय करता है। तारक काय के बारे में हम लोग बताए थे, आपको बताए थे। और अगर पादप रहे तो सेल प्लेटलेट करता है। ठीक है, तो ये था आपका कि ये दोनों में कौन से पाए जाते हैं, यानी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में दोनों चीज पाए जाते हैं। कौन कौन सा भैया? झिल्ली, भित्ति, सिलिया फ्लैजिला, डीएनए और जीव द्रव। समझ रहे हैं? जीव द्रव, ये दोनों चीज कहाँ पाए जाते हैं? दोनों पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। आपको उम्मीद करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अच्छा डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज था यही प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का। उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह से समझेंगे। अगला वीडियो में हम लोग समझेंगे सेल डिवीजन के बारे में या सेल साइकिल के बारे में समझे। सेल डिवीजन और सेल साइकिल एक ही होता है, खाली बोल देते हैं। सेल डिवीजन में क्या क्या होता है, एम फेज क्या होता है, फिर P1 फेज क्या होता है, P2 फेज क्या होता है, उसको समझेंगे। इसके बाद फिर समसूत्री विभाजन, 3 विभाजन को समझेंगे। पहला होता सूत्री विभाजन, फिर समसूत्री, इसके बाद फिर अर्धसूत्री विभाजन को समझेंगे। इसके बाद फिर पूरे तरह से सेल को खत्म कर देंगे। इसके बाद हम लोग चलेंगे उत्तक, यानी कि उत्तक किसे कहते हैं? तो कई कोशिका मिलकर उत्तक बनता है। कई उत्तक मिलकर क्या बनेगा भैया? तो कई उत्तक मिलकर हड्डी उड्डी बनता है, कई हड्डी मिलकर फिर अंग बनेगा, फिर फैलाना ढकाना सब बनता है। तो उस सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप ये समझे होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो कमेंट उमेंट कर दीजिए ना भैया। क्या लगता है? कमेंट कर दीजिए, बढ़िया से कमेंटवा हो जाएगा, हम भी समझ जाएंगे कि भैया आप लोग समझ रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद और वंदे मातरम।